हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उस क्वेश्चन पेपर के साथ में मैं उनके ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, जिसमें पूछा गया है पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो पेनिसिलिन जो कि एक फंगस से प्राप्त होती है, और पेनिसिलिन जिस फंगस से प्राप्त होती है उसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलती है, और पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करने के काम में आती हैं। तो पेनिसिलिन के साथ में और पेनिसिलिन से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन में पेनिसिलिन की खोज की गई थी। 1928 में पेनिसिलिन की खोज हुई थी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो जिसका आंसर है फंगस, कवक। दूसरा क्वेश्चन है बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजांड का मतलब है ओव्यूल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ओव्यूल कितने टाइप के हैं। तो ओव्यूल्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिजु का मतलब होता है ऑर्थ्रोट्रोपस, और प्रतीप का मतलब होता है एनाट्रोपस। अनुप्रस्थ का मतलब होता है एम्फीट्रोपस। ये सभी इंग्लिश में है। तो पेपर मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे इंग्लिश का पेपर मिल जाए, लेकिन मुझे हिंदी का पेपर मिला, तो उसी में मैं आपको इंग्लिश में भी समझाता हुआ चलूंगा। तो बीजांड, ये सभी टाइप के बीजांड ओव्यूल्स मिलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस। इसके अलावा कुंडलित ओव्यूल भी मिलता है, जिसको हम सर्सिनोट्रोपस भी कहते हैं। तो ये कई टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये सभी टाइप के ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है। तो सूखी पत्तियों की बात कर रहे हैं, पौधे के किसी और अंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला एग्जांपल दे रखा है सिनेमोन। सिनेमोन का मतलब है कि दालचीनी। तो दालचीनी आप लोगों ने देखी होगी घरों में। दालचीनी जो मिलती है वो दालचीनी पेड़ की छाल से मिलती है। और दूसरा है ओपियम। ओपियम एक टाइप का फ्रूट है, यानी कि अफीम जिसको कहते हैं, कि लेटेक्स से ओपियम बनाया जाता है। अफीम मिलती है उस कैप्सूल के लेटेक्स से। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है नक्स वोमिका। तो जो मेन आंसर है वो मैं सबसे बाद में बताऊंगा, ताकि आपको बाकी सारे ऑप्शंस को भी समझने में आसानी हो, ताकि आप कभी भविष्य में किसी और दूसरे क्वेश्चन से आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा हो सकता है ना आए, बाई चांस की बात है दोबारा आ भी जाए, लेकिन अगर कुछ और ऑप्शंस में से आपको डिटेल पता चल जाएगी तो आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। नक्स वोमिका, नक्स वोमिका एक जो है वो सीड्स से मिलती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि सूखी पत्तियों से कौन सा मिलता है, ड्राई लीफ से। तो बेलाडोना जो है वो सूखी पत्तियों से मिलता है, ड्राई लीव्स। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एस्पेरेगस का उदाहरण है। तो एस्पेरेगस क्या है। एस्पेरेगस एक टाइप का फिलोक्लेड है। फिलोक्लेड क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें एस्पेरेगस को हिंदी में हम शतावर भी कहते हैं। तो शतावर जो, या शतावरी, कभी शतावरी मेडिसिनल प्लांट भी है, तो इसकी रूट से शतावरी मिलती है। तो आप वहाँ से भी इसमें याद कर सकते हैं। और इसको हम फिलोक्लेड भी कहते हैं। तो इसमें जो स्टेम होता है वो लीव्स की तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम कन्वर्ट हो जाता है लीव्स के फॉर्म में, और फ्लैट लीव्स हो जाती हैं, चपटी लीव्स होती हैं। फिर एक दूसरा है आभासीय शल्क कंद, यानी कि सीड बल्ब। तो सीड बल्ब के फॉर्म में ये नहीं मिलता है। तो इसका आंसर एस्पेरेगस का फिलोक्लेड है। नेक्स्ट है पंख तना, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पर्णाव पर्व, क्लैडोड। क्लैडोड का एग्जाम्पल है ओपनशिया। ओपनशिया यानी कि नागफनी। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा। नागफनी भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगोनिया। बिगोनिया एक टाइप का मरूदभिद यानी कि जीरोफिटिक प्लांट है। देखिए दो प्लांट्स होते हैं, एक होता है बिग्नोनिया और एक होता है बिगोनिया। यहाँ पर हम बिगोनिया की बात कर रहे हैं। मरूदभिद मतलब जो मरुस्थलों में मिलते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से मरुस्थल का नाम आते ही आप लोग सोचने लगते हैं कि ये पूरा रेगिस्तान में मिल रहा है। लेकिन मरूदभिद का मतलब है कि ऐसी कंडीशन वाटर जहाँ पे अवेलेबल ना हो।
ठीक है, तो उस वहां पे अगर कोई मिलेगा तो उसको हम कहते हैं जीरोफिटिक। तो बिगोनिया एक जीरोफिटिक प्लांट्स है। जलोद्भिद यानी कि जो पानी में, जहाँ पे पानी अधिक मिलेगा। लवणोद्भिद जहाँ पे जो सॉइल होती है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होंगे यानी कि लवण ज़्यादा मिलेंगे। बालुकोद्भिद जहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा होगी। तो बिगोनिया का इसका आंसर है मरुद्भिद। ये बिगोनिया एक टाइप का जीरोफिटिक प्लांट्स है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पौधा घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, यानी कि अर्थ पे जो होगी पूरा गर्म होने लगेगी अर्थ। तो ग्लोबल वार्मिंग उसको हम कहते हैं। आपने बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग का सुना होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर की परत होती है और उस परत के अंदर जो हीट आ जाती है लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो नीचे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पर बिल्कुल भी ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -11 डिग्री तक माइनस में चला जाएगा, जो कि रहने लायक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा मिलता है, लेकिन अगर यही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो वो रहने लायक तब भी कंडीशन नहीं होगी, ऑप्टिमम कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो कारण है वो यहाँ पर हो जाएगा कि मरुस्थल भूमि का बढ़ना, ये भी नहीं होगा। अधिक बर्फ का गिरना, ऐसा भी नहीं होगा। सॉइल का इरोजन होना, मृदा अपरदन होना, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो होगा समुद्र स्तर का बढ़ना, यानी कि समुद्र का जो तल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक पोल्स पर जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गेहूं का काला कीट बीमारी का कारण है। तो गेहूं का जो काला कीट बीमारी होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक रस्ट। जो बच्चे इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंग्लिश में भी बताया जाए, वरना काला कीट समझ में नहीं आता है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो इस केस में क्या होगा कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की जो डिजीज़ होगी वो पक्सीनिया की वजह से होगी। तो पक्सीनिया ग्रामिनेस इसका आंसर है। इसके अलावा अस्टिलेगोटिटिसाई फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट करता है। फ्यूजेरियम जो है, फ्यूजेरियम की वजह से विल्ट ऑफ अरहर डिजीज मिलती है। ऑल्टरनेरिया जो होता है उसकी वजह से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये वो सारी डिजीज हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रामिनिस की वजह से मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कि सॉइल की प्रकृति भी जरूरी है, उसी से पता चलेगा कि कौन सी सॉइल में ज़्यादा इरोजन मिलेगा और कौन सी सॉइल में कम इरोजन मिलेगा। और दूसरा है कि कौन से कार्य उस सॉइल में किए जा रहे हैं, उसको आप किस कार्य में ले रहे हैं, खेती के लिए ले रहे हैं या वहाँ पर कोई आप बागवानी करेंगे, या किस टाइप का आप उस सॉइल में कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ से पता चलेगा कि सॉइल का इरोजन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आंसर सही हैं, और जो डी वाला ऑप्शन है उसमें दे रखा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है। देखिए, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। जो गांव के बच्चे हैं वो जानते हैं, या जो ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा रूरल वाला है वो काफ़ी चीज़ों को जानते हैं। तो मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। अनाज जो नॉर्मली आप खाते हैं, गेहूं चावल, ये नॉर्मल अनाज में आता है। ऐसा अनाज जो पहले जैसे बाजरा है, मक्का है, ये सभी मोटा अनाज कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बाजरा। देखिए, अरहर तो जो होता है वो दाल होती है, और जो मूंगफली है वो भी आपका दलहन फसलों में आता है। और जो मदार है, मदार यानी कि आपका कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है, ठीक है, कैलोट्रोपिस वो मदार है। ये एक मेडिसिनल और अलग टाइप का प्लांट है, थोड़ा सा सेक्रेट प्लांट भी है, पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर इसका 9वें क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सा मिलेट है, तो उसमें बाजरा। बाजरा को नॉर्मली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिलेट में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पौधों के कई समुदायों को अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी।
ठीक है, तो पहले हम स्वपारिस्थितिकी को समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑट इकोलॉजी। इसका मतलब होता है कि जो हम एनवायरमेंट रिलेशनशिप देखेंगे वो हम एक ही स्पीसीज में देखेंगे, ठीक है, ओनली वन स्पीसीज। दूसरा है सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी का मतलब है कि जो आपकी कई सारी स्पीसीज हैं, तो मोर देन वन स्पीसीज। अगर मोर देन वन स्पीसीज की बात करेंगे तो हम उसको समझ लेते हैं कि वो पौधों के कई समुदायों का मतलब क्या है, स्पीसीज, कि हम कितनी स्पीसीज की बात कर रहे हैं। अगर एक स्पीसीज की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्वपारिस्थितिकी। और अगर एक से ज़्यादा समुदायों की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर होगा सिन इकोलॉजी यानी कि समपारिस्थितिकी। तो यहाँ पे आंसर हो गया समपारिस्थितिकी यानी कि सिन इकोलॉजी। तीसरा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइपर नाइग्रम से मिलता है, यानी कि पाइपर नाइग्रम क्या है और उससे क्या मिलता है। तो पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का बॉटेनिकल नेम है। तो पाइपर नाइग्रम प्लांट का नेम है जिससे हमें काली मिर्च मिलती है। तो यहाँ पर हो गया काली मिर्च, ठीक है। तो गेहूं का हम देख लेते हैं। गेहूं का नाम आपको पता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और जीरा जो है, जीरा का बॉटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम। और जो सौंफ है, सौंफ का बॉटेनिकल नेम देख लेते हैं फोइनिकम वल्गैरे। तो ये हो गए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा आंसर क्या है, काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है इन कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो दालों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया था। इकोसिस्टम जो नाम है वो सबसे पहले टेंसले ने दिया था। टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम का नाम दिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे ऑडम, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर कहीं पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी तो क्या है, तो हम उस क्वेश्चन को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें सभी के बारे में समझ लेना है यहीं पे। तो ऑडम को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और एक और साइंटिस्ट हैं लिंडमैन। तो लिंडमैन ने एनर्जी का 10% लॉ दिया था। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ट्रॉफिक लेवल, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। उपभोक्ता है, उत्पादक है, उससे उपभोक्ता, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है और 90% एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, जिसको लिंडमैन लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो वो ये लिंडमैन का है। अगले साइंटिस्ट हैं कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने मैरीन बायोलॉजी पे काम किया था। तो मैरीन यानी कि समुद्र के एनवायरमेंट पे इन्होंने वर्क किया था। ऐसा एज सच इनका ज़्यादा वर्क का मुझे नहीं आइडिया है क्या है, लेकिन मैरीन एनवायरमेंट में इनका काफ़ी नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कर्क्यूमा लॉन्गा का स्रोत है। तो कर्क्यूमा लॉन्गा का बॉटेनिकल नेम यहाँ पर दे रखा है जो कि हल्दी का बॉटेनिकल नेम है। तो इसका आंसर हो गया हल्दी। अदरक का हम बॉटेनिकल नेम देख लेते हैं। तो जिंजीवर ऑफिसिनेलिस, इसका अदरक का बॉटेनिकल नेम है। लौंग का बॉटेनिकल जो नेम है वो है पाइपर लॉन्गम। और जो लाल मिर्च का है उसका है कैप्सिकम एनम। अगला क्वेश्चन है ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है। तो जो ओपियम है वो पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। पापावर सोमनीफेरम पापावेरेसी फैमिली का एक प्लांट है। तो आप फैमिली भी लिख लीजिए, पेपरवेसी फैमिली का प्लांट है जिससे कि आपको ओपियम मिलता है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एगल मार्मिलॉस। एगल मार्मिलॉस बेल है, जो आपको आपने बेल पत्र सुना होगा, वो बेल का बॉटेनिकल नेम है एगल मार्मिलॉस। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस ये आंवला का बॉटेनिकल नेम है। और सोलेनम नाइग्रम ये मकोई का है। जो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस है इसका नाम अब चेंज हो चुका है, इसका अभी नया नेम है फाइलेंथस एम्बलिका। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है। तो सबसे लास्ट में जो आती है वो है टीलोफेज। तो इसकी अवस्थाएं हैं प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज और सबसे लास्ट में आती है टीलोफेज। तो सबसे लास्ट की फेज जो है वो कौन सी है, टीलोफेज है। तो या अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो कपास के उत्पादन के लिए काली सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और महाराष्ट्र में काली सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है ऐसा जीव जो कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है। तो कवक और शैवाल की सहजीविता में कौन सा रहता है, लाइकेन। साइनोबैक्टीरिया नहीं है जो कि एक टाइप का एल्गी है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एल्गी है। तो इसको हम यहाँ पे
प्रोकैरियोटिक एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, अगला है माइकोप्लाज्मा, एक है वायरॉइड। तो लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर है लाइकेन यानी कि शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जाता है? तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखते हैं कि जो कल्प हैं, महाकल्प, उनको हमने कहा है एरा। तो कितने एराज हैं? तो हम यहाँ पर टोटल जानते हैं कि टोटल हमारे एराज हैं 4। तो 4 एराज में से मैं चारों के नाम बता देता हूँ। सबसे नीचे से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे न्यू लेटेस्ट वाला लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं प्री कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद आता है पेलियोजोइक, फिर उसके बाद आता है मीजोजोइक, फिर उसके बाद आता है सीनोजोइक। तो यहाँ पर टोटल कितने में डिवाइड किया गया है? 4 मेजर एराज में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? तो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर जो है तो वो है एब्सिसिक एसिड। देखिए ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है, और काइनेटिन जिसको साइटोकाइनिन भी कहते हैं, ये तीनों ही हमारे ग्रोथ हार्मोन है। जो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है जलकुंभी। जलकुंभी यानी कि इकॉर्निया। इकॉर्निया कौन से टाइप का पौधा है? तो इकॉर्निया एक जलोद्भिद पौधा है। ये जीरोफिटिक नहीं है, मरुस्थल में नहीं मिलता, ये पानी में मिलता है, या और बालुकोद्भिद भी नहीं है, और या ना ही ये सॉइल सैंडी सॉइल्स में मिलता है। ये वाटर की रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा है, और तालाबों में आप देखते हैं जलकुंभी जो है जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, वो इकोनिया का प्लांट है, और वो हमारा कैसा है? जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है। अगला क्वेश्चन है एलियम सीपा। एलियम सीपा का मतलब होता है ओनियन यानी कि प्याज। तो प्याज हम जानते हैं प्याज क्या होता है? प्याज एक टाइप का बल्ब है। अब कुछ टाइप के होते हैं कंद यानी कि ट्यूबर। तो ट्यूबर जो होते हैं, कंद जो हैं, वो हमारे कहलाएंगे, जैसे कि पोटैटो है, तो पोटैटो कहलाएगा कंद यानी कि ट्यूबर। तो ट्यूबर्स हो गए पोटैटो, ठीक है। फिर उस एक ये क्वेश्चन है धनकंद। तो धनकंद क्या होता है? जैसे क्रोकस वगैरह प्लांट्स हैं, तो क्रोकस जो केसर का प्लांट है तो उसको हम क्रोकस कहते हैं, तो वो धनकंद में आता है। जैसे कि कॉर्न, ठीक है, कॉर्म आता है, कॉर्म यानी कि क्रोकस वाला जो प्लांट्स है। और फिर एक आता है प्रकंद यानी कि राइजोम। तो राइजोम जो हैं वो राइजोम्स हमारे कौन से हैं? राइजोम्स जो हैं हमारे जिंजर हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, और टर्मरिक हो गया यानी कि हल्दी हो गया, ये हमारे कौन से हैं? राइजोम से हैं, ठीक है। तो और फिर आपने लोटस भी सुना होगा, कमल डंडी, ठीक है। तो लोटस भी हमारा कौन सा है? राइजोम का एग्जाम्पल है, जो कमल वगैरह है। तो ये सभी राइजोम्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी और सारे राइजोम होते हैं, ये बेसिकली वो बता रहा हूँ जो यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन में, सॉइल के बनने में। तो सॉइल क्या होती है? जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, तो उनसे हमारी क्या होती है? सॉइल का बनना होता है। तो उसको हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो जलवायु ज़रूरी है, ठीक है, जनक सामग्री यानी कि ऐसा जनक यानी कि कोई मटेरियल जिससे कि वो बने, तो इसमें केमिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। और फिर आता है जीव मंडल। तो जीव मंडल वो मंडल जहाँ पर बायोस्फीयर, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर में वो सारे केमिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से मिलती हैं, तो वहाँ पर हमें उसको हम कहेंगे जीव मंडल। तो इसका आंसर होगा ये कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं? तो इसका आंसर है डी वाला, जो सभी कारक यहाँ पर जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। ये सभी देखिए कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। जो इन सभी में क्या होता है? इन सभी में पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। आप इनको देखिए तो इनको कट करेंगे तो उसको जो हम उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करेंगे तो सभी की शेप यहाँ होती है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे सीड्स लगे रहते हैं, ठीक है। और ये सभी जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो ये पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ये सभी कुकुरबिटेसी फैमिली में
मिलता है। तो कुकुरबिटेसी के जो जितने भी तरबूज, टिंडा, खीरा, इन सभी का जिसके अंदर का पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा, वो सभी इसी फैमिली के हैं। ठीक है, इसके अलावा कुकुरबिटेसी फैमिली का एक और कैरेक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होती है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि सोलेनेसी फैमिली का क्या है। तो इसका आंसर तो हो गया ए वाला, लेकिन फिर भी हम सोलेनेसी फैमिली को देख लेते हैं। तो सोलेनेसी जो फैमिली है उसमें आता है हमारा पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, टमाटर आएगा, मिर्च आएगा, मिर्च के अलावा इसमें मकोई वगैरह भी, ये सभी इसी फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। बैंगन भी इसी फैमिली में आता है। इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसमें परसिस्टेंट कैलेक्स मिलता है। जैसे आपने मिर्च देखा होगा तो मिर्च में ऊपर यहाँ पर ये इस टाइप से ये लगा रहता है, तो ये कैलेक्स का पार्ट है। ठीक है, कैलेक्स का पार्ट है, ये यहाँ से अटैच रहता है और ये परसिस्टेंट रहता है। फ्लावर झड़ जाता है, फ्लावर्स में पेटल्स झड़ जाते हैं और यहाँ पर लेकिन कैलेक्स बना रहता है और फ्रूट बनने तक लगा रहता है। तो ऐसे कैलेक्स को हम परसिस्टेंट कैलेक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइनस वर्गीकरण में किस समूह से कोटि में आता है, किस समूह के कोटि में आता है। ठीक है, तो पाइनस जो है वो कोनिफेरल्स में आता है। पाइनस आपने पढ़ा होगा, तो पाइनस कोनिफेरल्स में आता है। जिंकोएल्स में आता है जिंगो बाइलोबा। ठीक है, ये एक लिविंग फॉसिल है। मैंने इसका प्लांट देखा था रानी खेत में, गोल्फ कोर्स है। ठीक है, गोल्फ कोर्स के पास में इसका एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने देखा था, काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो जब घूमने गए थे तो हमने वहाँ पे देखा था। और इसके अलावा साइकेडेल्स इसमें आता है, साइकस। ठीक है, और फिर नीटेल्स में आता है नीटम। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है पाइनस, ये सभी जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कभी कुछ और क्वेश्चन भी आता है तो आपको याद रखना है कि ये सभी क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, अनावृत बीजी जो होता है, ठीक है, एक होता है आवृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजी, तो ये अनावृत बीजी में आता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल चक्र चलता है। हैच एंड सेलेक्ट साइकिल चक्र C4 प्लांट्स में चलता है। ठीक है, C3 प्लांट जो होता है उसमें कैल्विन साइकिल चलती है। ठीक है, कैम पौधों में कैम साइकिल चलती है। ठीक है, और इन सभी में ये तो ऑप्शन गलत ही है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अगर कैल्विन साइकिल पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा C3 प्लांट्स। हैच एंड सेलेक्ट साइकिल C4 साइकिल को हैच एंड सेलेक्ट साइकिल भी कहते हैं, इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, C4 चक्र भी कहते हैं। और कैम पौधे वो होते हैं जो मांसलदार पौधे होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह, ये सभी कैम प्लांट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। तो इसका जो आंसर है वो है इसका माइकोप्लाज्मा। पौधे के समूह को समवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो समवहनी क्रिप्टोगैम्स जो हैं वो यानी कि वैस्कुलर बंडल, समवहनी का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल। आप इनको थोड़ा आसानी से समझ लीजिए, आप समझ लेंगे तो फिर आसानी से आप उनको कर सकते हैं। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मिलते हों। तो हम देखते हैं कि जो एल्गीज होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते हैं। लाइकेन्स जो होते हैं, लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों को, फंजाई में भी जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है। और एल्गी और फंजाई दोनों का मिक्सचर जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, पीछे हम क्वेश्चन में देख चुके थे, तो वो भी हमारा उसमें भी हमारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है। तो जीरोफाइट जो हैं वो हमारे प्लांट्स जो हैं ये सभी जीरोफाइट प्लांट्स हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नीरियम। नीरियम की पत्ती देखिए चौड़ी होती है और उसको रोलिंग जीरोफाइट नहीं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है साइकस। साइकस की पत्ती भी स्लाइटली थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन बिल्कुल रोलिंग का मतलब होता है ऐसे गोल गोल रोल करी हो। जीरोफाइट ऐसा जो जीरोफिटिक कंडीशन में हो। अगला है कैजुआराइना। कैजुआराइना की पत्ती ऐसी लंबी सी नीडल शेप होती है जैसे कि पाइनस की पत्ती होती है, लेकिन उस तरीके की नहीं होती है, मतलब नीडल के शेप में बता रहा हूँ कि वो मतलब देखने में ऐसा कभी कभी कन्फ्यूजन सा हो जाता है, यंगस्टर को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला है सैकेरम। तो सैकेरम इसका आंसर है। सैकेरम की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रोलिंग जीरोफाइट कहलाती हैं। इस पौधे को हम रोलिंग जीरोफाइट कहते हैं। सैकेरम इसका आंसर है। इसमें से कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज सेल्स को अभिरंजित करता है। तो कौन सा स्टेन्स है जो लिग्निफाइड सेल्स को करेगा। तो लिग्निफाइड जो सेल्स होती हैं वो जाइलम की सेल्स होती हैं। तो जो लिग्निन को स्टेन करता है वो कौन सा है, सैफ्रेनिन है। तो यहाँ पे आंसर है सैफ्रेनिन। ऑक्सिलिन का जो दे रखा है तो ये न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर के कंपाउंड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, उन सबको हेमेटॉक्सिलिन से स्टेन किया जाता है।
एक और है एसिटोकार्मीन। एसिटोकार्मीन जो है वो क्रोमोसोम वगैरह इससे स्टेन किए जाते हैं, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम में कलर करने के लिए एसिटोकार्मीन यूज़ करते हैं। एक और है क्रिस्टल वायलेट। तो आपने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह, तो वहाँ पर क्रिस्टल वायलेट कलर का यूज़ किया जाता है उसमें। तो ये तीनों मैंने आपको ऑप्शन साथ में बता दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेन आंसर ही सुने, दूसरे आंसर्स भी आप देखें कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, पानी की वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं, यानी कि पानी का वाष्प के रूप में। तो वाष्प के रूप में जो निकलता है उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, परासरण जो होता है ऑस्मोसिस कहते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन वो भी आप लोग जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, पोडियम लिखा है, ये पोडियम होता है, ठीक है। लाइकोपोडियम और क्लेवेटम में किस प्रकार का रंभ यानी कि स्टील पाया जाता है? तो इसमें जो रंभ मिलता है वो कौन सा होता है? लाइकोपोडियम में प्लैक्टोस्टील होता है, और जिसको हम कहते हैं वही दारू, वही आदि दारुक। दारुक का मतलब होता है जाइलम, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो बहुत सारे हमारे स्ट्रिप्स में मिलता है, किसमें? लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? यानी कि ऐसा है जो फॉसिल है, जीवाश्म का मतलब फॉसिल है, ठीक है, फॉसिल है, फॉसिल प्लांट है, तो फॉसिल प्लांट है और उसमें वेस्कुलर बंडल भी मिलेगा, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल भी मिल रहा है, यानी कि जाइलम फ्लोएम मिलेगा। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि उसके अंदर जाइलम फ्लोएम मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इक्विसिटम। इक्विसिटम आपको पता है कि ये हमारा फॉसिल प्लांट नहीं है, तो इक्विसिटम आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी आंसर नहीं है। फिर आता है सैलेजिनेला, सैलेजिनेला भी हमारा फॉसिल प्लांट नहीं है। इसमें फिर जो आता है राइनिया, राइनिया की 2 स्पीसीज मिलती हैं। राइनिया का मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जब वो वीडियो बनाऊंगा तो मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और दूसरे वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। तो राइनिया जो है वो फॉसिल प्लांट है और इसमें जाइलम फ्लोएम मिलता था, यानी कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट था, ठीक। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जाती है तो प्रदूषण कर देती है। तो मतलब कौन सा स्तर है जहां पर प्रदूषण करेगी? तो ध्वनि जो होती है 80 डेसिबल से, डेसिबल में नापते हैं, जिसको लिखते हैं डीबी, ठीक है। डी छोटा बनाते हैं, बी बड़ा बनाते हैं, और 80 डेसिबल या इससे अधिक होती है तो वो पॉल्यूशन कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट निम्नलिखित निम्न गुण होते हैं। तो यानी कि कोडॉन में, जेनेटिक कोड में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट जैसे कि AUG, ये फर्स्ट कोडॉन है, तो ये कोडॉन मेथियोनिन को करता है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहला कोडॉन कौन सा है? AUG, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो दे रखा है डीजेनरेट है, तो डीजेनरेटेड भी होता है। और तीसरा है नॉन ओवरलैपिंग, तो नॉन ओवरलैपिंग भी होता है, कोई कोडॉन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है? सबसे पहला कार्य है दिया है मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करता है, और ट्रांसलोकेशन, तीनों में हेल्प करता है। तो ट्रांसलोकेशन एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, जैसे रोड का नेटवर्क होता है, ऐसी सेल के अंदर जो नेटवर्क होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ERB कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुल जिसके पौधों में दूधिया यानी कि मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तो मिल्की लेटेक्स जो जिसमें मिलता है वो आपका आंसर है यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिएसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मिल्की लेटेक्स मिलता है, यानी कि जब आप उनको तोड़ेंगे तो उनमें सफ़ेद रंग का दूध निकलेगा, ठीक है। सोलेनेसी जो फैमिली है उसमें नहीं मिलेगा, एकेंथेसी फैमिली में भी नहीं मिलेगा, कैपेरिडेसी फैमिली में भी नहीं मिलता है। इसके अलावा एपोसाइनेसी के प्लांट्स में भी, कुछ प्लांट्स में भी मिल्की लेटेक्स मिलता है, जैसे कि आपका कैस्काबेला थिबीशिया पेरुबियाना, पीली कनेर वगैरह जो आपने देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दारू यानी कि जाइलम बना होता है। तो जाइलम किस चीज़ का बना होता है? उसमें वहानी भी होती हैं, वाहिकाएं भी होती हैं, वेसल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, तो यानी कि ये सभी उसमें होते हैं। तो उसका आंसर है ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन उसका सही है। थैंक यू। इस पेपर के नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा,
तो जैसे ही वो वीडियो आ जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।